हेलो, नमस्कार। मेरा नाम है प्रीति शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है लिवर एंड पैनक्रियास। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टमक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे लिवर और पैनक्रियास के बारे में। स्टमक के हमने एंजाइम्स पढ़ लिए हैं, ये पढ़ा है कि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, मैं ना एक छोटी सी चीज़ आपको बताना भूल गई। उसमें जो स्टमक होता है ना बेटा, उसमें प्रोटीन का तो डाइजेशन हो रहा है, कुछ अमाउंट में लाइपेज भी रिलीज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज होता है। तो लाइपेज किसको तोड़ेगा? लिपिड को। लाइपेज किसको तोड़ेगा? लिपिड को। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में रिलीज होता है। तो अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है ना कि लाइपेज स्टमक में बनता है या नहीं, बेटा लाइपेज स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो लिपिड को तोड़ता है बट स्मॉल अमाउंट को। ठीक है, इसका डाइजेशन मेनली अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। तो इसको तोड़ता है ये डाइग्लिसराइड्स के अंदर। समझेंगे डाइग्लिसराइड्स क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज ना, देखिए इतना डाइजेशन हमारा इसमें स्टमक में नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि ये जो एंजाइम है वो इतने एसिडिक पीएच में काम नहीं कर पाता, 1.8 पीएच पे काम नहीं कर पाता है। क्या होता है, हमारा जो फूड आ रहा होता है ना स्टमक में, तो वो एकदम से उसका जो पीएच है 1.8 नहीं हो जाता है। जैसे अभी कितना आया था वहाँ से 6.8, वो 5 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, फिर कहीं जाके 1.8 पे आएगा, है ना। तो कुछ टाइम के लिए जब उसका पीएच 4 से 5 के बीच में होता है ना, तब ये अपना काम कर देता है, लाइपेज जो है। ठीक है, तो इतने कम पीएच पे 1.8 पीएच पे काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये लिपिड को तोड़ देगा डाइग्लिसराइड्स के अंदर। तो स्टमक में मेन एंजाइम अपना पेप्सिन तो है ही, इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी रिलीज होता है, जो कुछ अमाउंट ऑफ लिपिड को भी ब्रेक करता है। बस खत्म। अब हम शांति से पढ़ सकते हैं पैनक्रियास और लिवर के बारे में। तो लिवर के बारे में जान लीजिए। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, लार्जेस्ट ग्लैंड, लगभग 1.5 kg के इसका वेट है। लार्जेस्ट ग्लैंड है, 1.5 kg इसका वेट है। बहुत कमाल का ऑर्गन है लिवर। देखो किस साइड पे प्रेजेंट है। अच्छा, तुम्हें ना कई बार ये नहीं पता होता कि स्टमक हमारे किस साइड पे है, लिवर किस साइड पे है। बहुत से बच्चे हैं, उसको पूछे ना, आप बताना तुम्हारा लिवर राइट पे होता है लेफ्ट पे होता है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो कम मैडम शायद लेफ्ट में है, शायद राइट में। तो बेटा लिवर आपका राइट साइड पे है, स्टमक आपका लेफ्ट साइड पे है। लिवर राइट पे, स्टमक लेफ्ट पे। ठीक है, तो लिवर के ये 2 लोब होते हैं। लिवर के 2 लोब होते हैं, एक बड़ा सा लोब है राइट लोब, ठीक है, और ये जो स्टमक के साइड वाला लोब है, ये इधर स्टमक को फेस कर रहा है ना, स्टमक हमारा लेफ्ट साइड पे है, तो ये है लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। लिवर का काम क्या होता है? लिवर का काम होता है बाइल सिक्रीट करना। लिवर सिक्रीट्स बाइल। क्या होता है ये बाइल? क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, पढ़ेंगे हम अभी। तो बाइल को बनाता कौन है? लिवर के अंदर बेटा छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे। ठीक है, लिवर के अंदर छोटी छोटी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स को बोला जाता है हिपैटोसाइट। दी सेल्स आर कॉल्ड हिपैटोसाइट्स। ये बनाती है बेटे बाइल को। जो हिपैटोसाइट है ना, ये बाइल को बनाएगी, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं जिनके अंदर ये सेल्स पैक होती है। ऐसे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं बेटा जिनमें हिपैटोसाइट होती है। तो हमारे लिवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हिपैटिक लोब्यूल्स। क्या बताया मैंने? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर
इज कॉल्ड हिपैटिक लोब्यूल। और इन हिपैटिक लोब्यूल के अंदर कौन सी सेल्स है? हिपैटोसाइट सेल है। हिपैटोसाइट सेल क्या कर रही है? बाइल को सिक्रीट कर, बाइल का प्रोडक्शन कर रही है, बाइल बनाने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो एक डक्ट आती है लेफ्ट लोब से, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। एक डक्ट आएगी हमारी राइट लोब से, और दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना लेते हैं, दिस डक्ट। ठीक है, दिस डक्ट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये बाइल डक्ट है, हिपैटिक डक्ट है। एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर ले, रुकिए। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है, हिपैटिक। ठीक है, एक आ रही है लेफ्ट लोब से, एक आ रही है राइट लोब से, और दोनों ने क्या कैरी कर रखा है? दोनों ने कैरी कर रखा है बाइल, बाइल जूस। ठीक है, जैसे ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ये राइट हिपैटिक डक्ट है, दोनों ने मिलके क्या बनाया है? कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाया है। ठीक, अब लिवर के नीचे ही कुछ छुपा होता है, ये छोटा सा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर छुपा होता है जिसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करेगा? ये जो बाइल जूस यहाँ से आ रहा है उसको स्टोर करेगा। बाइल जूस यहाँ से आ रहा है ना, जो उसको स्टोर और कंसंट्रेट करेगा। तो कई बच्चे बोलते हैं जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस को बनाता है। बेटा, बाइल जूस हमेशा लिवर बनाएगा, लिवर की हिपैटोसाइट सेल बनाएंगी। उसको स्टोर कौन करेगा? उसको स्टोर गॉल ब्लैडर करेगा। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? इट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट, इट स्टोर्स एंड कंसंट्रेट बाइल जूस। ये सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करेगा, उसको कंसंट्रेट करेगा, एक्सेसिव वाटर जो है उसको निकाल देगा। तो ये काम है गॉल ब्लैडर का। ठीक है, जब फूड आएगा, जब बाइल जूस को सिक्रीट करने का काम आएगा, तो गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस यहाँ पे सिक्रीट हो जाएगा। तो हिपैटिक डक्ट और गॉल ब्लैडर दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाएंगे, समझे? एक डक्ट तो कहाँ से आ रही है? हमारी लिवर से, जिसको हमने क्या कहा है? हिपैटिक डक्ट का है। जो डक्ट गॉल ब्लैडर से आएगी उसको बोला जाता है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो एक जगह पे हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट आके मिल जाएंगी, और अब इसको हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया है? हैं? चलो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने क्या कहा? लिवर, लिवर के कितने लोब बताए हैं? 2 लोब बताए हैं। एक तो लेफ्ट लोब है और एक राइट लोब है। लिवर का काम क्या है? लिवर का काम क्या है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करना। तो राइट और लेफ्ट लोब से जो डक्ट आएगी उसको बोलेंगे हम हिपैटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट। दोनों मिलके लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन हिपैटिक डक्ट बना लेंगी। ठीक है, हिपैटिक डक्ट, और फिर यहाँ से गॉल ब्लैडर से एक और डक्ट आएगी जिसको हम बोलेंगे सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। तो हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके क्या बनाएंगी? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, है ना? आई होप क्लियर हो गया होगा अब तो आपको कि लिवर से कौन सी डक्ट आई है? हिपैटिक डक्ट आई है। गॉल ब्लैडर से आई है सिस्टिक डक्ट, और हिपैटिक और सिस्टिक डक्ट दोनों ने मिलके बनाया है क्या? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट यहीं पे खत्म नहीं होगी, यहीं पे नहीं रुकेगी। इधर स्टमक के नीचे ये एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको पैनक्रियाज बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज में क्या सिक्रीट होता है? पैनक्रिएटिक जूस। तो ये पोर्शन देख रहे हो, ये पार्ट देख रहे हो बेटा? ये जो स्टमक से आया है आगे,
ये स्टमक यहाँ खत्म हो गया था ना, इसका लास्ट पार्ट क्या था, पाइलोरस। तो यहाँ पे भी हमें एक स्फिंक्टर लगाना पड़ेगा ताकि फूड जो है वो स्टमक के अंदर ना जाए वापस। तो इस स्फिंक्टर को हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। दिस इज कॉल्ड पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे गार्ड करेगा, खाने को पीछे जाने नहीं देगा। अब ये खाना कहाँ आ चुका है, ये खाना आ चुका है इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बताए थे मैंने, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आ गया है, ये ड्यूडेनम में आ गया है। अब ड्यूडेनम देखो, खाना लिवर में तो जाएगा नहीं, ना पेनक्रियाज में जाएगा, है ना। खाना ना तो लिवर में जा सकता है ना पेनक्रियाज में जा सकता है, क्योंकि खाने का एक फ्लो बना हुआ है, ये ट्यूब से आ रहा है, ये ट्यूब से फ्लो कर रहा है, इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो अब अगर इसको डाइजेस्ट करना है तो पेनक्रियास और लिवर को अपनी सिक्रीशंस ड्यूडेनम में डालनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने, पैनक्रिएटिक जूस जो है वो भी ड्यूडेनम में सिक्रीट होगा और लिवर का जो बाइल जूस है वो भी ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट होगा। तो लिवर बोल रहा है पेनक्रियास को, भाई तेरे को भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करना है, मेरे को भी सिक्रीट करना है, चलो दोनों मिलके फ्रेंडशिप कर लेते हैं और ड्यूडेनम के अंदर सिक्रीट हो जाते हैं। तो लिवर से कौन सी डक्ट आ रही थी बच्चों, लिवर से आ रही थी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट किससे बनी है, गॉल ब्लैडर की जो सिस्टिक डक्ट है और लिवर की जो कॉमन हेपाटिक डक्ट है, उन दोनों के कंबाइन होने से। अब ये क्या करेगी, यहाँ पे पेनक्रिएटिक जूस वो भी किसके थ्रू सिक्रीट होगा, डक्ट के थ्रू। यही बताया था मैंने कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये वो ग्लैंड्स होती है जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। तो पेनक्रिएटिक जूस जो पेनक्रियाज है उसकी डक्ट को हम क्या बोलेंगे, पेनक्रिएटिक डक्ट। इसकी डक्ट को हम क्या बोलेंगे, पेनक्रिएटिक डक्ट बोलेंगे बेटे। और पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ आके कौन जुड़ रही है, देखो ये कॉमन बाइल डक्ट। पेनक्रिएटिक डक्ट के साथ कौन जुड़ रही है, कॉमन बाइल डक्ट। और दोनों कहाँ पे ओपन होंगी, अब हमारे ड्यूडेनम के अंदर। तो इसका भी एक नाम रख रखा है, पेनक्रिएटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों को मिला के बोला जाता है हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, घबराओ मत। तो लिवर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। पेनक्रियास से आ रही है पेनक्रिएटिक डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट। दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट, हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट। और ये डक्ट किसके अंदर ओपन होगी, ड्यूडेनम के अंदर। इट ओपन्स इन ड्यूडेनम that carries both bile juice and pancreatic juice। हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट ड्यूडेनम के अंदर ओपन होगी और ड्यूडेनम के अंदर अब बाइल जूस भी आ गया है और पेनक्रिएटिक जूस भी आ गया है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये, है ना। लिवर प्रेजेंट ऑन राइट साइड, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। 2 लोब है इसके, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। इन लोब के अंदर सेल्स हैं कुछ जिनको हिपैटिक सेल्स बोला जाता है या हिपैटोसाइट बोला जाता है। वो बाइल जूस को क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। अब ये बाइल जूस यहाँ पे स्टोर नहीं रहता है, स्टोर कहाँ रहता है, एक छोटी सी थैली होती है, इसको हिंदी में पित्त की थैली बोलते हैं। पित्त की थैली, इसमें वो हो जाता है ना, स्टोन हो जाता है, बहुत कॉमन है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बढ़ जाता है ना तो वो वहाँ पे स्टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो बाइल जूस है ये स्टोर और कंसनट्रेट कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो लिवर से जो डक्ट निकल रही हैं उनको हमने क्या बोला है, हिपैटिक डक्ट।
राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों ने मिलकर बनाया है कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये कंबाइन करेगी किसके साथ? गॉल ब्लैडर की डक्ट से। गॉल ब्लैडर की डक्ट को हमने क्या बोला है? सिस्टिक डक्ट। तो लिवर की डक्ट ने और गॉल ब्लैडर की डक्ट ने दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? कॉमन बाइल डक्ट। ये आ रही है हमारे लिवर से, ठीक है। अब पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज की भी राह सेम है, पेनक्रियाज को भी ड्यूडेनम में ओपन होना है, तो पेनक्रियाज की डक्ट को हम क्या बोलेंगे? पेनक्रेटिक डक्ट। तो ये दोनों आपस में फ्रेंडशिप कर लेंगे, दोनों मिलके एक ही डक्ट बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। और ये हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट जो है फाइनली ये ओपन हो जाएगी किसके अंदर? ड्यूडेनम के अंदर। तो हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट के पास भी स्फिंक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्फिंक्चर प्रेजेंट होगा। इस स्फिंक्चर को हम बोलेंगे, क्या कर दिया मैंने, इस स्फिंक्चर को हम बोलेंगे स्फिंक्चर ऑफ ओडी। दिस स्फिंक्चर इज कॉल्ड स्फिंक्चर ऑफ ओडी, ठीक है। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में कौन सा स्फिंक्चर है बच्चे? पाइलोरिक स्फिंक्चर है। कौन सा है? पाइलोरिक स्फिंक्चर। लास्ट पार्ट हमारे स्टमक का यही था ना, पाइलोरिस ही था, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्चर है उसको हम पाइलोरिक स्फिंक्चर बोलेंगे। और इधर जो स्फिंक्चर बनेगा हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट, इसके जंक्शन पे ड्यूडेनम और इसके जंक्शन पे जो स्फिंक्चर बना है इसको हम बोलेंगे स्फिंक्चर ऑफ ओडी, ठीक है। अब हम रेडी हैं इनके एंजाइम्स को पढ़ने के लिए। पेनक्रेटिक जूस से कौन से एंजाइम सिक्रीट होता है? बाइल से क्या सिक्रीट होता है बताते हैं अभी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे ज़्यादा एंजाइम हमारे पेनक्रेटिक जूस में है, ठीक है। और तुम्हें जान के हैरानी होगी कि बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। क्या बोला मैंने? बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। फिर बाइल जूस कर क्या रहा है ना? हमने तो यही कहा था ना कि कोई भी फूड कंपोनेंट आएगा, डाइजेशन का मतलब है कि उसको ब्रेक करना, है ना। उसके लिए हमारे पास एंजाइम्स हैं जो ये प्रोसेस करवा रहे हैं सारी। तो बाइल जूस में जब एंजाइम ही नहीं है तो यहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अभी यही समझेंगे हम। सुनो बेटा, जो बाइल जूस है ना बेटा, बाइल जूस, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल सॉल्ट्स, ठीक है। जैसे कि सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट, से बहुत सारे बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बाइल सॉल्ट्स पता है क्या करते हैं? जो हमारे फूड का एक कंपोनेंट है लिपिड, मतलब फैट। अब दिक्कत क्या है कि लिपिड में बड़े 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 ग्लोब्यूल्स हैं भाई। एंजाइम कहता है भाई मैं इसको कैसे डाइजेस्ट करूं, है ना। जो फैट है बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं बेटा उसके, हैं। इनको पहले छोटे 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 पीसेस में तोड़ना पड़ेगा, समझे। जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं ना, ये इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। इसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो बाइल सॉल्ट यही करवाते हैं बेटा। बॉइल सॉल्ट का फंक्शन क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये जो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं ना, इनको छोटे 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 पीसेस के अंदर तोड़ देते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देंगे। अब इससे पता क्या फ़ायदा होगा? इससे इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो लाइपेज है वो आराम से काम कर सकता है। लाइपेज को ही तोड़ना है ना लिपिड को,
तो लाइपेज के लिए ये जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है। और ये पॉसिबल कैसे हुआ है? विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट ने क्या किया है, इसको लिपिड को छोटे 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 ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ दिया है, उससे उसका सरफेस एरिया बढ़ गया है। अब लाइपेज इसको ईजिली तोड़ सकता है, ठीक है। और दूसरी बात, लाइपेज को एक्टिवेट, लाइपेज की एक्टिविटी के लिए भी बाइल जूस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाइल जूस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ लाइपेज। बिना इसके लाइपेज अपना काम नहीं कर पाएगा। तो बाइल जूस बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। क्या कर रही है बाइल जूस? बाइल जूस के अंदर क्या है? बाइल सॉल्ट है। बाइल सॉल्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को छोटे 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 ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ गया है और लाइपेज अब आराम से यहाँ पे काम कर सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं पैनक्रिएटिक जूस के बारे में। पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। देखो कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमो ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस, ये सारे पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम है बेटा। देखो अब तुम ना नाम से समझ ही गए होंगे, GEN लगा हुआ है इसके पीछे, GEN। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी एंजाइम के नाम के पीछे GEN लगा है मतलब वो इनएक्टिव है। अगर उसके आगे प्रो लगा है ये भी इनएक्टिव है, ठीक है। और बेटा इनका इनएक्टिव होना भी ज़रूरी है। प्रोटीन, देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स है वो ज़्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रीट होते हैं बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स जो प्रोटीन के बने हैं, है ना। बॉडी अपना विसरा है, विसरा के बहुत सारे ऐसे पार्ट है जो प्रोटीन के बने हैं। तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज़ होते रहे तो उससे होगा क्या, वो अपनी ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए वो तब तक रिलीज़ नहीं होते जब तक वहाँ पर फूड नहीं आ जाता है, समझे। तो ये एंजाइम्स जो हैं, ये एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। ये एक्टिव तभी होते हैं, ये एक्टिव तभी होते हैं जब यहाँ पे फूड आता है। इनको एक्टिव कौन करेगा? इनको एक्टिव कौन करेगा? बेटा ध्यान से सुनो। पैनक्रियाज ने पैनक्रिएटिक जूस रिलीज कर दिया, लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट कर दिया। बाइल जूस का काम हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। बाइल जूस का लेना देना सिर्फ किससे? लिपिड से है। बाकियों से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इसको प्रोटीन से फ़र्क पड़ रहा है, ना इसको कार्बोहाइड्रेट से फ़र्क पड़ रहा है। इसको लिपिड से लेना देना है। लिपिड को इसने छोटे छोटे पार्ट्स में मल्सीफाई करना था, वो इसने कर दिया है। इसका काम यहाँ पे ख़त्म, ठीक है। लाइपेज की एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है ये सिर्फ। अब इनको एक्टिव कौन करेगा? इन एंजाइम्स को, ये जो तीनों के तीन एंजाइम्स हैं ये इनएक्टिव पड़े हैं, इनको एक्टिव कौन करेगा? देखो बेटा, जो इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होगा ये क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस। इसके अंदर एक बड़े ही काम का एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। दिस इज कॉल्ड एंटेरोकाइनेज, ठीक है। ये देखता है, अरे ये तो एंजाइम सारे के सारे इनएक्टिव पड़े हैं, इनको एक्टिव करना पड़ेगा। तो एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ये जाता है भागा भागा ट्रिप्सिनोजन के पास कि ला तेरे को एक्टिव करूं, ठीक है। एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है।
ये इनएक्टिव हैं अभी सारे के सारे एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इनको एक्टिव करना है। इसको एक्टिव कौन करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ने ये बेड़ा उठा रखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है रुको मैं एक्टिव करती हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है इंटेस्टाइनल जूस, वहाँ पे एक एंजाइम होता है एंटेरोकाइनेज, और एंटेरोकाइनेज क्या करता है? ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फिर ट्रिप्सिन यहाँ पे रुकेगा नहीं, तबाही मचा देगा। ट्रिप्सिन कहेगा अच्छा मेरे साथी लोग अभी भी इनएक्टिव है, रुको इनको मैं एक्टिव करता हूँ। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है। काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देता है किसके अंदर? काइमोट्रिप्सिन के अंदर, काइमोट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन फिर कहेगा मैं अपने अगले साथी को एक्टिव कर देता हूँ, तो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को एक्टिव कर देगा। ये किसके अंदर? प्रो हटा दो, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर, ठीक है। दोबारा सुनो, दोबारा मैंने क्या बोला है। जो पेनक्रेटिक जूस के एंजाइम्स हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, प्रोटीन को तुम देख रहे हो, अमाइलेज यहाँ पे एक्टिव पड़ा है, लाइपेज यहाँ पे एक्टिव पड़ा है, न्यूक्लियस यहाँ पे एक्टिव पड़ा है। सिर्फ कौन से एंजाइम है जो इनएक्टिव है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा। अगर ये एक्टिव फॉर्म में पड़े रहे तो हमारी खुद की प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, मतलब फूड भी हमारी खुद की ही है, लेकिन मतलब जो प्रोटीन जिसकी हमें ज़रूरत है उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं। और इनको एक्टिव कौन करता है? इनको एक्टिव करता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होता है। तो ये सबसे पहले किसको एक्टिव करेगा? ये ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा ट्रिप्सिन के अंदर। फिर ये तबाही मचा देगा, ये अपने दोस्तों को एक्टिव करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर देगा काइमोट्रिप्सिन के अंदर, ठीक है। फिर ये एक्टिव करेगा प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये एंजाइम्स किस किस को डाइजेस्ट करेंगे। मेरे बच्चों को पता तो चली गए, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, तीनों के तीन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। अमाइलेज है, अमाइलेज, अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करेगा? कार्बोहाइड्रेट को। लाइपेज किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को। न्यूक्लियस का मैं बताऊंगी अभी क्या, ठीक है। तो अंदाज़ा तो आ ही गया हमें कि कौन किसको डाइजेस्ट कर रहा है। अब मेरे बच्चों को ऐसा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ना ये टॉपिक, कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस यू। देखो तो मैं चलो बाइल जूस का लिख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। लिवर, लिवर से क्या सिक्रीट हुआ? बाइल जूस। बाइल जूस में क्या है? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट ने क्या किया है? बाइल सॉल्ट ने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करवाया है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और क्या किया है? लाइपेज को एक्टिव किया है, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैनक्रिएटिक जूस, पैनक्रिएटिक जूस के एंजाइम्स, इसको किस किस ने कैसे एक्टिव किया ये हमने पढ़ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो एंजाइम के नाम लिख रही हूँ मैं यहाँ पे कौन कौन से हैं, बताओ। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमो ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तीनों का टारगेट कौन?
बोलो बच्चों, तीनों का टारगेट कौन? तीनों का टारगेट प्रोटीन। तीनों का टारगेट कौन? प्रोटीन। बट वेट अ मिनट, इससे पहले भी तो प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है। कहाँ पे हुआ है? सोचो, प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से पहले कहाँ हुआ है? स्टमक में। बताया था, प्रोटीन को छोटी 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 यूनिट में तोड़ दिया था उसने। किसने? कौन सा एंजाइम था? पेप्सिन ने, है ना। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट में प्रोटियोसिस पेप्टोन्स पड़े होंगे, ठीक है। अब ये इनको तोड़ देंगे किसके अंदर? डाईपेप्टाइड्स के अंदर। डाईपेप्टाइड्स के अंदर याद करो जो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोटीन किसकी बनी होती है? बहुत सारे अमीनो एसिड की। और उन अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो अमीनो एसिड तो बहुत सारे हैं भाई, 100-200 जितने भी अमीनो एसिड हैं उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड तो बहुत सारे होंगे ना। इसीलिए हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन भी बोल देते हैं, है ना। तो प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स प्रोटीन की छोटी यूनिट है। अब फाइनली उनको और ज़्यादा तोड़ के सिर्फ 2 पेप्टाइड बॉन्ड बचे हैं। कितने पेप्टाइड बॉन्ड बचे हैं बेटा? सिर्फ 2 पेप्टाइड बॉन्ड बचे हैं। कहाँ पे तो इतनी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन थी, अब सिर्फ 2 पेप्टाइड बॉन्ड बचे हैं। 2 पेप्टाइड बॉन्ड वाले हमारे प्रोटीन्स घूम रहे हैं। अब तो खैर प्रोटीन नहीं बोलेंगे हम इनको, है ना। प्रोटीन तो क्या होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब सिर्फ 2 पेप्टाइड बॉन्ड लेके घूम रहे हैं सब, ठीक है। तो डाईपेप्टाइड के अंदर इसने कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ी बहुत प्रोटीन अगर बच गई थी ना, जैसे प्रोटीन को वैसे तो उसने कन्वर्ट कर दिया था स्टमक के पेप्सिन ने इसके अंदर प्रोटियोज और पेप्टोन के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। फिर भी अगर कोई बच गई, छुपा के निकल गई, तो ट्रिप्सिन उसको छोड़ेगा नहीं। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा सीधा। काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में पे एक्ट करेंगे और इसको फिर और छोटी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे डाईपेप्टाइड्स, ठीक है। और बताओ, पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम है? पेनक्रियाज में अमाइलेज है। अमाइलेज तो पता ही है किसके पीछे हाथ धो के पड़ा है? कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे, है ना। तो जो पॉलीसेक्राइड है, देखो 30% तो हमारी यहाँ पे डाइजेस्ट हो गई थी, है ना। अब कुछ को ये करवा देगा। ये क्या करेगा? पॉलीसेक्राइड को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा। डाइसेक्राइड बताई थी ना मैंने। पॉलीसेक्राइड का मतलब क्या है? बहुत सारी शुगर आपस में अटैच है। डाइसेक्राइड का मतलब क्या? सिर्फ 2 शुगर हैं, 2। जैसे मैंने बताया था माल्टोज में सिर्फ 2 ही शुगर हैं। तो डाइसेक्राइड के नाम लिख देती हूँ मैं, कौन कौन सी होती है बॉडी में। जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज बताई थी, मिल्क शुगर, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये हमारी सारी डाइसेक्राइड है। दीज ऑल आर डाइसेक्राइड, ठीक है। लाइपेज किसको तोड़ेगा? लिपिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? डाइग्लिसराइड के अंदर। डाइग्लिसराइड, ठीक है। लिपिड पता है किससे मिलके बना होता है बेटा? लिपिड में फैटी एसिड, काश मेरी हाइट थोड़ी और होती है, मैं वहाँ तक लिख सकती थी। फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मतलब ओल, OH ग्रुप है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। एसिड मतलब COOH, कार्बन की लंबी चेन है, पता है ना तुम्हें। कार्बन के अंदर कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, लंबी चेन बना सकते हैं अपना। तो फैटी एसिड, कार्बन की लंबी चेन, और पीछे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? COOH, कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये यहाँ पे ग्लिसरॉल मतलब कौन सा ग्रुप लगा है? OH। एसिड में कौन सा लगा है? COOH। तो मेरे बच्चों को पता है, ये पढ़ी है तुमने, केमिस्ट्री में पढ़ी है, देखना, ठीक है। जब एसिड और अल्कोहल के बीच में हम रिएक्शन करवाएंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। पढ़ी है तुमने, आई एम श्योर। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है और एस्टर बॉन्ड बन जाता है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री मेरे को भी आती है, 19th की तो आती है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये जो ना ग्लिसराइड, अरे कुछ नहीं है ग्लिसराइड, ग्लिसरॉल जो होती है ना अपनी, ग्लिसरॉल CH3OH, CHOH, यार फॉर्मूला कंफर्म कर लेना, बट मेरे को पता है कि ग्लिसरॉल में 3
कार्बन की चेन होती है, 3 कार्बन होते हैं ग्लिसरॉल में। तो अगर एक पे फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड बना रहा है मोनोग्लिसराइड, अगर 2 कार्बन पे फैटी एसिड बॉन्ड बना रहा है डाइग्लिसराइड, तीनों पे बना रहा है ट्राइग्लिसराइड। समझ गए होगे क्या बताया मैंने? फैट जो है, फैट वो किसका बना है? वो बना है हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बॉन्ड से। ठीक है, ग्लिसरॉल में कितनी कार्बन होती है? 3 कार्बन होती है। अगर एक कार्बन पे फैटी एसिड एस्टर बॉन्ड बना रहे हैं मोनोग्लिसराइड, अगर 2 कार्बन पे बना रहे हैं डाइग्लिसराइड, 3 पे बना रहे हैं ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या किया है, लाइपेज ने क्या किया है, एक फैटी एसिड को यहाँ से हटा दिया है, तो कितने बन गए? 2। कितने बच गए? 2। डाइग्लिसराइड के अंदर इसको तोड़ दिया है, डाइग्लिसराइड। आई थिंक समझ आ गया होगा, स्पेलिंग सही लिखिए ना। ठीक है, लिपिड, मैंने फैट का क्या बताया बेटा? फैट बना होता है फैटी एसिड, मतलब कार्बन की लंबी चेन और उसके पीछे COOH है, और दूसरा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के पीछे कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप है। तो OH और COOH की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, एस्टर बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर तीनों ग्लिसरॉल के तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप COOH के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो 3 एस्टर बॉन्ड बन गए ना, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइग्लिसराइड। अगर 2 के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो डाइग्लिसराइड, और अगर एक के साथ ही कंबाइन कर रहे हैं तो मोनोग्लिसराइड। तो इसने पूरा तो तोड़ा नहीं, अगेन ये भी कहेगा यार तेरी स्मॉल इंटेस्टाइन अपना डाइजेस्ट करेगी, मैं इतना कर सकता हूँ बस। ठीक है, तो पैनक्रेटिक जूस ने इसको लिपिड को डाइग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और क्या रह गया? अच्छा ये वो रह गया ना, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड होते बेटे हमारे DNA और RNA, DNA RNA। तो ये होती है हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये पॉली है, बहुत सारे हैं, तो इसको सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स में, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में ये तोड़ देगा। न्यूक्लियोटाइड में बेटा अपनी राइबोस शुगर होती है, एक फॉस्फोरिक एसिड होता है, और एक अपने नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अभी नहीं पढ़ोगे, अभी बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियेज। इसको तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लियेज। इसको न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगी। समझ आ गया है ना? तो मैंने आज क्या बताया? मैंने लिवर और पैनक्रियास के बारे में बताया। लिवर से क्या प्रोड्यूस होता है? लिवर से प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। ध्यान रखेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम एट ऑल। बाइल में प्रेजेंट होते हैं बाइल सॉल्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का काम क्या है? फैट को इमल्सिफाई करना, फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देना, तोड़ देना, ताकि लाइपेज की एक्टिविटी के लिए उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए, और ये लाइपेज को एक्टिव भी करता है ना। फिर उसके बाद मैंने बताया है पैनक्रिएटिक जूस, जिसके पास है ट्रिप्सिनोजन, है ना। जब तक खाना नहीं आया है तब तक ये सारे इनएक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जैसे ही खाना आएगा ये एक्टिव हो जाएंगे। इनको एक्टिव करेगा कौन? इनको एक्टिव करेगा इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रीट होने वाला एक एंजाइम जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। पढ़ा है ना हमने? एंटेरोकाइनेज क्या कर रहा है? सबसे पहले किसको एक्टिव कर रहा है? ट्रिप्सिनोजन को। ट्रिप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? ट्रिप्सिन ने। फिर ट्रिप्सिन ने आगे जाके काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव कर दिया और इसको कन्वर्ट कर दिया काइमोट्रिप्सिन ने। फिर इसने फर्दर एक्टिव कर दिया प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को और कन्वर्ट कर दिया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। इन तीनों ने मिलकर किसका डाइजेशन करवाया? प्रोटीन, प्रोटियोसिस, पेप्टोन। प्रोटियोसिस और पेप्टोन कहाँ से आए हैं? स्टमक से आए हैं। थोड़ा डाइजेशन स्टमक ने भी कर दिया था ना, कुछ पार्ट ऑफ डाइजेशन स्टमक ने भी किया है प्रोटीन का। तो इनको कन्वर्ट कर दिया है डाइपेप्टाइड। कहाँ? तो इतने सारी पेप्टाइड चेन थी, इतने सारे अमीनो एसिड थे, अब कितने छोड़े हैं इसने? सिर्फ 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड छोड़े हैं, डाइपेप्टाइड। ठीक है। फिर अमाइलेस। अमाइलेस किसको तोड़ेगा? अमाइलेस हमारे कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड को तोड़ेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा डाइसेकेराइड के अंदर। डाइसेकेराइड जिनमें सिर्फ 2 ही शुगर हैं, 2 ही शुगर हैं, जैसे कि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। लाइपेज ने तोड़ दिया है लिपिड को। लिपिड जो कि बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को, ग्लिसरॉल से इनको कन्वर्ट कर दिया है डाइग्लिसराइड के अंदर। और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा है न्यूक्लियस ने और इसको कन्वर्ट कर दिया है न्यूक्लियोटाइड
पेप्टाइड के अंदर। ठीक है, तो आज हमने लिवर और पैनक्रियाज ख़त्म कर लिया है, इनके एंजाइम्स पढ़ लिए हैं हमने साथ के साथ, है ना। मुझे पैनक्रियाज के बारे में एक चीज़ और बतानी थी, बट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, अभी बहुत ही ज़्यादा किचपिच हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से लिख लिख के देखेंगे। ठीक है, पीएच ध्यान रखेंगे इनका कितना है, बताओ मेरे बच्चों। सलाइवा का पीएच कितना था? 6.8। स्टमक का पीएच कितना था? 1.8। ये पता है किस पीएच पे काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं, अगेन 8 वाला कंसेप्ट लेके चलो, ये काम कर रहे हैं 7.8। ये किस पीएच पे काम करेंगे? 7.8 के पीएच पे काम करेंगे। ठीक है, जो ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम, ये जो सारे एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं इस ड्यूडेनम के अंदर, तो मैंने रेस कर दिया है। तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं दे वर्क एट 7.8 pH। इससे पहले एसिडिक चल रहे थे 1.8। ओह, सलाइवा में कितना था? 6.8, देन 1.8। अब ये जो बाकी बच्चे हैं ये सारे किस pH पे काम करेंगे? 7.8 pH पे काम करेंगे। ठीक है, आई थिंक वी आर डन। ठीक है, इन एंजाइम्स के नाम लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, किसके ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, किसको ब्रेक कर रहे हैं, कौन से पीएच पे काम कर रहे हैं, ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम ख़त्म कर लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, बहुत हो गया। नेक्स्ट हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना लो। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन के भी हमने बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ने हैं, तो उससे पहले ये सारे एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे किसका कौन सा एंजाइम था। लास्ट में हम छोटी सी टेबल भी बनाएंगे, समराइज़ करेंगे इस सबको। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर सारा समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को। समझ में आ गया? लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को बोला करो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच बेटा, बाय।